सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान आपके भारत और समकालीन विश्व जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम और उसका जो अध्याय है 2, जिसे आप इतिहास भी बोल सकते हैं। अध्याय 2 का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। सबसे इससे पहले हमने विद्यार्थियों जो चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस की क्रांति के पश्चात आपके रूसी क्रांति यानी रशियन रिवोल्यूशन। तो इसके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्नों के जो उत्तर हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो इससे पहले सभी विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं जो चैप्टर है अच्छे से थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिएगा। सामाजिक परिवर्तन का युग, फिर नेक्स्ट देख सकते हैं उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट हम देखेंगे ये पूरा का पूरा चैप्टर एक बार स्पीड से देख लीजिएगा। फिर यूरोप में समाजवाद का किस प्रकार से आना हुआ। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कार्ल मार्क्स है समाजवाद के लिए समर्थन किया था, समाजवाद का कार्ल मार्क्स ने। फिर रूसी क्रांति, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो रूस की क्रांति हुई थी, रशियन रिवोल्यूशन, जो यहाँ पर देख सकते हैं 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। यहाँ पर देख सकते हैं रूसी साम्राज्यवाद है 1914। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट हम देखेंगे अर्थव्यवस्था और समाज। फिर यहाँ पर देखिएगा रूस में समाजवाद। फिर यहाँ पर हम देखेंगे उथल पुथल का समय 1905 की जो क्रांति थी। फिर नेक्स्ट देखिएगा जिसे खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है, पहला विश्व युद्ध, रूसी साम्राज्य पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे और पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति हुई थी। और उसके पश्चात यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा फरवरी के बाद क्या हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं रशियन रिवोल्यूशन। रूस का जो शासक था वो जार निकोलस द्वितीय था उस समय। तो अक्टूबर के बाद क्या बदला, ये सारा जो इस अध्याय में है देख सकते हैं आप अच्छे से। फिर गृह युद्ध हुआ था। फिर इसी के पश्चात यहाँ पर जो समाजवादी समाज का निर्माण। तो आइए देखते हैं इनके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो अभ्यास प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्नों के यहाँ पर देख लीजिएगा क्रियाकलाप है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, तो यहाँ पर देख लीजिएगा विद्यार्थियों, रूस के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। फिर दूसरा प्रश्न 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी। फिर 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया था। दो सूचियाँ बनाइए। बोलेस्विक ने अक्टूबर क्रांति के फौरन कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, और निम्नलिखित बारे में संक्षेप में कल्लू कुलक ड्यूमा 1930 से 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार, उदारवादी स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम। तो यहाँ पर 1929 में हुआ था स्टालिन का सामूहिक कार्यक्रम। तो आइए देखते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक जो विज्ञान है, इतिहास अध्याय 2 है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, भारत और समकालीन विश्व, कक्षा 9। तो यहाँ पर देख सकते हैं अध्याय ये पूरा का पूरा हमने बता ही दिया। और इसके जो प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा विद्यार्थियों। जो पहला प्रश्न था रूस के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे, तो देख लीजिएगा यहाँ पर अच्छे से। 1905 से पहले रूस में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बहुत ही विकट थी, जिसने वहाँ एक बड़ी क्रांति को 1905 क्रांति के रूप में जाना जाता है। 20 शताब्दी की शुरुआत में रूस की आबादी लगभग 85% कर सकते रूस का अनाज प्रमुख निर्यातक था। अधिकांश उद्योग निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाए जा रहे थे। व्यापक प्रसार, भ्रष्टाचार, शोषण के कारण कभी कभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती थी और काम के घंटे की कोई भी सीमा नहीं थी। रूस एक निरंकुश शासन था और जार द्वारा शासित था। जार विशेष रूप से जार निकोलस एक स्वेच्छाचारी, भ्रष्टाचारी, एक दमनकारी शासक था। उन्होंने लोक कल्याण कार्य को नज़रअंदाज किया और जिसके परिणाम स्वरूप किसानों और श्रमिकों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। मजदूर और किसान दोनों ही बंटे हुए थे। किसानों ने अक्सर किराए देने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि जमींदारों की हत्या कर दी। पश्चिमी यूरोपीय देशों को लोकतांत्रिक प्रयोगों से प्रभावित होने के कारण रूसियों ने भी एक जिम्मेदार सरकार की मांग की, लेकिन उनकी सभी मांगों को ठुकरा दिया गया। नतीजन यहाँ तक कि उदारवादी सुधारकों ने क्रांतियों की
बात करना शुरू कर दिया। जार निकोलस द्वितीय के शासन के दौरान विशेष अधिकार प्राप्त लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जबकि श्रमिकों और किसानों को सहित आम जनता का सरकार में कोई कहना नहीं था। स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई थी कि उदारवादियों ने इस राज्य को समाप्त करने का अभियान चलाया। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना 1851 में समाजवादियों ने की थी, जो मार्क्सिस्ट विचारों का सम्मान करते थे। 1903 में इस पार्टी को दो समूह में बांटा गया, मेसेविक और बोलेस्विक, जो बहुमत में थे, का नेतृत्व लेनिन ने किया था, जिन्हें मार्क्स के बाद समाजवाद पर सबसे बड़ा विचारक माना जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न था 2 नंबर, 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाद बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी। तो इसका उत्तर करेंगे, रूसी लोगों की स्थिति विशेष रूप से किसानों और कारखानों के श्रमिकों की तरह काम करने वाली आबादी अन्य यूरोपीय की तुलना में बहुत खराब थी। यह मुख्य रूप से जार निकोलस की निरंकुश सरकार के कारण था, जिसने अपनी भ्रष्ट और दमनकारी नीतियों द्वारा इन लोगों को दिन प्रतिदिन विरोध किया। किसानों ने भूमि पर कृषि मजदूर के रूप में काम किया और उनकी अधिकांश उपज भूमि मालिकों और विशेष अधिकार वर्गों के हाथों में थी। बड़प्पन, ताज और रूढ़िवादी चर्च के पास बड़ी संपत्ति। हालांकि ये किसान आमतौर पर गहरे धार्मिक थे, लेकिन कुलीनों के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं था। यूरोपीय देशों में किसानों ने रईसों का सम्मान और उनके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन रूस में किसान चाहते थे कि रईसों की ज़मीनें उन्हें दी जाए। विभिन्न दमनकारी नीतियों और हताशा के कारण अक्सर उन्होंने किराए देने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि जमींदारों की हत्या कर दी। कारखानों के मजदूरों की हालत भी उतनी ही दयनीय थी। वे अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए किसी भी व्यापार संघ और राजनीतिक दलों का गठन नहीं कर सकते थे। अधिकांश उद्योग निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाए जा रहे थे। उन्होंने अपने स्वार्थी सिरों के लिए श्रमिकों का शोषण किया। कई बार इन श्रमिकों को न्यूनतम निश्चित मजदूरी भी नहीं मिलती थी। हमारे काम करने की कोई सीमा नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें दिन में 12-15 घंटे काम करना पड़ता था। उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि 1917 की रूसी क्रांति की शुरुआत तक उनके पास न तो राजनीतिक अधिकार थे, न ही कोई सुधार पाने की उम्मीद थी। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या, यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न 3 देख सकते हैं विद्यार्थी, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। तो यहाँ हम देखेंगे कि रूसी लोगों की स्थिति विशेष रूप से किसानों और कारखानों के श्रमिकों की तरह काम करने वाले लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। मुख्य रूप से जार निकोलस की निरंकुश सरकार के कारण था, जिसने अपनी भ्रष्ट और दमनकारी नीतियों द्वारा इन लोगों को दिन प्रतिदिन विरोध किया। ऐसी नीतियों के परिणाम स्वरूप 1917 में उनकी निरंकुशता ध्वस्त हो गई। निम्नलिखित बिंदु रूस की कामकाजी आबादी की दयनीय स्थिति की पृष्ठभूमि को इंगित करते हैं, जो 1917 में जारवादी निरंकुशता के पतन के मुख्य कारण थे। किसानों ने भूमि पर कृषि मजदूर के रूप में काम किया। उनकी अधिकांश उपज भूमि मालिकों और विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों के हाथों में चली गई। किसानों के बीच भूमि की भूख प्रमुख कारक थी। विभिन्न दमनकारी नीतियों और हताशा कारण अक्सर उन्होंने किराया देने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि जमींदारों की हत्या कर दी। श्रमिकों की स्थिति बहुत ही विकट थी। वे अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए किसी व्यापार संघ और राजनीतिक दलों का गठन नहीं कर सकते थे। अधिकांश उद्योग निजी चलाए जा रहे थे। कई बार इन श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती थी। हमारे काम करने की सीमा कोई निश्चित नहीं थी। परिणाम स्वरूप उन्हें दिन में 12 या 15 घंटे काम करना पड़ता था। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न विद्यार्थियों 4 देख सकते हैं, 2 सूचियां बनाई। एक सूची फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं पर प्रभाव लिखी और दूसरी की सूची में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख। तो फरवरी क्रांति 22 फरवरी को एक कारखाने की तालाबंदी, प्रदर्शनकारियों राजधानी के केंद्र को घेर लिया और कर्फ्यू लगा दिए गए। 25 फरवरी ड्यूमा का निलंबन। 27 फरवरी सोवियत का गठन। 2 मार्च जार ने सत्ता छोड़ी और अंतरिम सरकार बनाई। फरवरी की क्रांति ने रूस में निरंकुश शासन को समाप्त कर दिया और एक निर्वाचित सरकार का मार्ग प्रशस्त किया। इस आंदोलन का कोई नेता नहीं था। अक्टूबर क्रांति 16 अक्टूबर सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन। 24 अक्टूबर सरकार समर्थक सैनिकों ने स्थिति निपटने के लिए बुला लिया। सैनिक क्रांति समिति रात तक सर को नियंत्रित करती और मंत्री आत्मसमरण करते रहे और बोलेस्विक सत्ता पर नियंत्रण रखते थे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न, बोलेस्विक ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। तो अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद बोलेस्विकों द्वारा लगाया गया मुख्य परिवर्तन नीचे सूचीबद्ध है। बोलेस्विक किसी भी निजी संपत्ति के पक्ष में नहीं थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया। किसानों की उस भूमि को जब्त करने की अनुमति दी गई जिस पर उन्होंने काम किया। शहरों में परिवार की आवश्यकता अनुसार बड़े घरों का विभाजन किया है। पुराने अभिजात वर्ग की पदवियों के प्रयोग पर रोक लगा दी। परिवर्तन का दावा करने पर बोलेस्विक ने सेना और अधिकारियों के लिए वर्दी पेश की। बोलेस्विक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट बोलेस्विक रख दिया गया। रूस एक दलीय देश बन गया और पार्टी नियंत्रण व्यापार संघ को रखा गया। पहली बार उन्होंने एक केंद्रीकृत योजना पेश की और जिसके आधार पर 5 वर्षीय योजना बनाएगी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न संख्या 6।
नेक्स्ट जो प्रश्न था निम्नलिखित बारे में, कुलक है, ड्यूमा है, 19 तो यहाँ पर देख सकते हैं कुलक वे खुशहाल समृद्ध किसान जो 1917 27-28 तक सोवियत रूस के शहर अनाज की आपूर्ति की तीव्र समस्या का सामना कर रहे थे। कुलकों को इसके लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार माना जाता है। आधुनिक खेतों को विकसित करने और उन्हें लाइनों के साथ चलाने के लिए स्टोलिन के नेतन पार्टी ने सोचा कुलकों को खत्म करना। ड्यूमा 1905 की क्रांति के दौरान जार ने रूस में एक निर्वाचित सलाहकार संसद के निर्माण की अनुमति। रूस में इस निर्वाचित सलाहकार संसद को ड्यूमा कहा जाता है। 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार यहाँ पर इस प्रकार से हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको इस चैप्टर का संपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं उदारवादी स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम